अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वकास अली आपको दी आर्गूमेंट चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले जो एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मामलात और डेवलपमेंट्स चल रही थी, तो मैंने ये सोचा कि इस पे एक मुख्तसर सा तज्जिया आपके सामने पे रखता हूँ। और ख़ास तौर पे जो कल का दिन गुजरा है, 9 अप्रैल का सारा दिन और फिर 9 अप्रैल की जो रात थी, उसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सब का तज्जिया आपके सामने रखना ज़रूरी था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बड़े करीब से देखता रहा हूँ। मैंने नेशनल असम्बली के सेशंस भी अटेंड किए हैं और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स भी इस हवाले से सुनी है, और रात भी बड़ी लेट तक जो भी मामलात हुए, जो भी वाक़यात हुए, उनको बड़ा करीब से देखता रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि एक मुख्तसर सा जो तज्जिया है वो आपके सामने रखूँ। नाज़रीन, इमरान खान के जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा र्यूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि रात को वज़ीर आज़म हाउस में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सारी गेम पलट गई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, जो अब माजी के वज़ीर आज़म हो गए हैं, उनको अचानक से बनी गाला जाना पड़ा है। तो इस हवाले से बीबीसी पे एक स्टोरी भी पब्लिश हुई जिसमें बड़ी डिटेल में बताया गया है कि हफ्ते की रात को वज़ीर आज़म हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कॉल थी तकरीबन 9 बजे के करीब। तो वफाकी वज़रा वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन अचानक से डेवलपमेंट ये आई कि एक हेलीकॉप्टर आया और उस हेलीकॉप्टर में दो अहम शख्सियात थीं, जो बीबीसी की स्टोरी में भी रिपोर्ट किया गया है। उन शख्सियात ने लैंड किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और वहाँ पे डायरेक्ट मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, वन ऑन वन उनकी, मतलब दो लोग वो थे और प्राइम मिनिस्टर साहब थे। बंद कमरे में ये मुलाकात हुई और उसके बाद ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि वो दो शख्सियात काफ़ी गुस्से में उठकर वापस चले गए और जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स वगैरह वहाँ पे जमा थे उनको एक ही कमरे तक महदूद कर दिया गया। शायद ये खतरा वहाँ पे भांप लिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट की किसी समरी पे किसी तैनाती या किसी की छुट्टी के हवाले से साइन करने वाले हैं, तो इसी वजह से कैबिनेट मेंबरान को एक कमरे तक महदूद कर दिया गया। और फिर जब ये सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिवेलप हुई, उसके बाद जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं वो वजीर आजम हाउस से वापस रवाना हुए पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में उन्होंने जो है वो बड़े गुस्से में नजर आए, क्योंकि जब लिफ्ट में जा रहे थे तो एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया गिनती के हवाले से, तो उन्होंने एक गाली की सूरत में उनको जवाब दिया। और उसके बाद जैसे ही वो पार्लियामेंट में पहुंचे तो उन्होंने अपना जो है इस्तीफा पेश कर दिया और डिप्टी स्पीकर ने भी इस्तीफा पेश कर दिया। तो इस सारी सिचुएशन के बाद फिर रात की जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से जो है वो पैनल ऑफ द चेयर एजाज सादिक साहब ने जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली के फ़राइज़ अंजाम दिए बतौर चेयरमैन पैनल के, और फिर वहाँ पे वोटिंग हुई और 174 के जो है वो गिनती से जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने में कामयाब होगी। तो उसके बाद नाजरीन, अब आज के दिन सिचुएशन ये है कि नॉमिनेशंस पेपर अब से थोड़ी देर पहले जो है वो सबमिट हो चुके हैं। तो मुत्तहिदा अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, और दूसरी जानिब पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। अब इन दोनों के दरमियान कल मुकाबला होने जा रहा है वजारत उज़्मा की सीट के लिए, और नंबर गेम तो बिल्कुल क्लियर है कि अपोजिशन जो है वो वाज़े तौर पर इसमें बरतरी ले जाएगी और वाज़े इम्कानात हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब बने। तो इसमें आगे तज्जिया ये बनता है, इस चीज़ को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो इस पर तज्जिया ये बन सकता है कि पहला हिस्सा, अगर इमरान खान साहब 3.5 साल बाद वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला रवाना हो गए हैं तो उसकी वजूहात क्या थी, कौन कौन सी उन्होंने ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से वो अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर चले गए, जो कि एक तारीख भी रही है। और दूसरा इसका हिस्सा ये है कि अगर मुत्तहिदा अपोजिशन वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस कौन से होंगे। ये दो हिस्से हैं जिन पे हम मुख्तसर सा तज्जिया कर सकते हैं। पहले हिस्सा ये है कि बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट में जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का सारा फोकस अपोजिशन को जेलों में डालने के हवाले से था। कारकर्दगी पे कोई खास फोकस उनका नहीं रहा, एक ही नैरेटिव बिल्डअप करते नजर आए। उनके जो वजीर थे, जो मुशीर थे,
उन्होंने हमेशा ही खान साहब को यही मशवरा दिया कि खान साहब जो है ना वो तुन के रखो। तो खान साहब हमेशा उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाते रहे अपनी तकरीरों में, अपने जितने भी खिताब हुए उनके, अपनी ट्वीट्स में, अपने स्टेटमेंट्स में। और उन्होंने एक पॉलिटिकल ऐसा डेड लॉक पैदा कर दिया था कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी। कौमी असम्बली की आप परफॉर्मेंस देख लें, वहाँ पे जो कुछ 3.5 साल हुआ, सवाए लड़ाई झगड़ों और एक दूसरे के खिलाफ बयानात और गालम गलोच के कुछ नहीं हुआ। कोर्ट्स में जो हुआ वो था कि अपोजिशन के अरकान को रगड़ा दो, नैब पे केसेस बनाओ, उसके बाद उनको 90 दिन, 6 माह, 1 साल के लिए अंदर रखो। और जब अदालतों में पेश होते थे तो उसके बाद कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं होती थी, जिस वजह से अदालतें उनको रिहा करने पर मजबूर हो जाती थी। तो यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपोजिशन की फेवर में जाती गई और एक टाइम ऐसा आया कि अपोजिशन के तकरीबन तमाम अरकान जेल से बाहर आ गए और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी इमरान खान के दौरे हुकूमत की, और लोगों ने उसको एक्नॉलेज भी किया। तो ये जो फोकस इमरान खान साहब का अपोजिशन की जो है गिरफ्तारियों पे रहा, एहतसाब पे रहा, तो वो डी फोकस हो गए जो गवर्नेंस के मामलात थे और जो माशी मामलात थे उनकी तरफ से, जिसका डायरेक्ट असर हुआ अवाम की जेब पर। जब डॉलर ने इतनी बड़ी जंप ली, जब पेट्रोल ऊपर चला गया, जब चीनी, दाल, आटा, घी, जितनी भी चीज़ें थी एक आम पब्लिक की यूज़ की, वो सब महंगी हो गई। तो जो अपोजिशन थी उनके साथ साथ अवाम ने भी ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि वज़ीर आज़म साहब तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। वफाक में यही हालत थी और दूसरी साइड पे पंजाब में बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से बड़े सीरियस सवालात उठते रहे और वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और वो कंपेयर करते थे शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से, जो कि नो डाउट कि मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छे वज़ीर आज़म रहे हैं। वो इंतज़ामिया, उनको कंट्रोल करना इंतज़ामिया को आता था, उनको पता था ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लेना है, उनको पता था कि अवाम के फौरी तौर पर मसाइल को कैसे एड्रेस करना है। तो सबसे बड़ी वजह तो इमरान खान की नाकामी की और 5 साल पूरे ना करने की ये थी। दूसरी बड़ी वजह जो आखिरी 2-3-4 दिनों में सामने आई वो ये थी कि अपने कुछ वजीरों, कुछ मुशीरों के मशवरों से उन्होंने ऐसे गैर आईनी इक़दामात उठाए जिनका उन्हें फ्यूचर में बड़े लंबे अरसे तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नंबर गेम पूरी थी, लेकिन उनके मुशीरों ने, उनके वजीरों ने उनको मशवरा दिया कि आप कोई ऐसी चाल चलें, ऐसा सरप्राइज दें कि हम ये वोटिंग से जो है वो निकल जाएं, वोटिंग ही ना हो और असम्बलियां भी डिसॉल्व कर दें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं और जीत के सामने आ जाएं। तो ये सारा फार्मूला इमरान खान साहब ने अपनाया, इस पर अमल किया, लेकिन एंड में क्या हुआ आपके सामने है। 5-0 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वजीर आजम के इस खिलाफ फैसले के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ डिसीजन आया, जो कि एक बहुत बड़ी डिफीट है इमरान खान साहब के लिए अगर वो इस चीज़ को रियलाइज करें तो। और उसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि आप 3 अप्रैल वाली जो प्रोसीडिंग है उसी को 9 अप्रैल को जारी रखें और वोटिंग करवाएं तहरीक अदम एतमाद पे, लेकिन 10:30 बजे जो इजलास शुरू हुआ वो चलता रहा और क्लियर नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट किसी सूरत में भी वोटिंग करवाने के हक में नहीं है। एंड पे क्या हुआ कि एक सुबकी का सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा खुशी से भी नहीं दिया। हालात ऐसे पैदा हो गए वजीर आजम हाउस में कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और मुत्तहिदा अपोजिशन विक्ट्री के तौर पे पार्लियामेंट से बाहर आ गई। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, अब ये जो एक आईनी बहरान पैदा हुआ है इस पूरे एक हफ्ते में, ये इमरान खान साहब को अगले आने वाले 2-3-4-5 महीने में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली नुकसान दे सकता है। पहले उन पे सिलेक्टेड का जो है वो एक तमगा सजाया था अपोजिशन जमातों ने, जो कि अब हुकूमत में आने जा रही हैं। अब अपोजिशन जमातें आइन शिकन का नारा लेके जो है वो पब्लिक में भी जाएंगी और हुकूमत में आके बैठ के उनके खिलाफ बयानात भी देंगी। तो ये मेरा ख्याल में इमरान खान के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा। और मैं क्विकली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो दूसरी साइड पे अगर अब शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आज़म आ जाते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए है
कि उन्होंने माशी तौर पे मुल्क को फौरी तौर पे माशी चैलेंजेस से बाहर निकालना है, माशी बहरान से बाहर निकालना है। उसके लिए उनको बड़ा डे एंड नाइट काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी जिनका फौरी तौर पर असर हो आवाम के लिए। आवाम को क्या चाहिए? सस्ता पेट्रोल चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, चीनी, दाल और जो भी उनकी रोजमर्रा की अशियां हैं उनको वो सस्ती चाहिए। अगर यहाँ पे आके शहबाज शरीफ साहब ये लॉजिक देते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा हैं लिहाजा हम मजबूर हैं, या IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं तो हम मजबूर हैं, इमरान खान ने पीछे 3.5 साल ये किया तो हम मजबूर हैं कि हम फौरी तौर पर आपको रिलीफ नहीं दे सकते। नहीं शहबाज शरीफ साहब, ऐसा अवाम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही नैरेटिव इमरान खान का था और उस वक्त अपोजिशन में बैठ के आप ये नैरेटिव अपनाते थे कि अवाम की जिंदगी में बेहतरी लानी है। इमरान खान साहब बार बार पिछली हुकूमतों का क्यों हवाला देते हैं? तो अभी सेम फार्मूला आप पे अप्लाई होगा। आपने अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लानी है। अब आपका ये लॉजिक नहीं चलेगा कि इमरान खान साहब हालात इतने खराब करके गए, इमरान खान साहब हमें IMF के चुंगल में फंसा के गए। तो ये लॉजिक जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और दूसरे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 13 इत्तेहादी आप अपने साथ लेके हुकूमती बेंचेस पे बैठेंगे, उनका टारगेट सबसे पहले इमरान खान को हटाना तो एक था, लेकिन अब उनका टारगेट नहीं रहा। अब उनकी सियासी मसलहत और सियासी फवायद हैं। आपकी जमात का सियासी फायदा अलग होगा, पीपल्स पार्टी का अलग होगा, मौलाना का अलग होगा, क्यूली का अलग होगा, और बाकी जितनी भी हुकूमती इत्तेहाद में जमातें 13 के करीब शामिल होंगी, उन्होंने अपनी सियासी जो है वो क्या कहते हैं उसको, सियासी साख बेहतर करने के लिए अपने अपने टारगेट रखे होंगे और वो टारगेट आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और आपको उनको मीट करना होगा, क्योंकि उनके बगैर आप हुकूमत में चल नहीं सकते। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा और उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस और माशी मामलात का जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसको आपने लेके चलना है और आपने अब ये कैलकुलेट करना है कि अगले 1.5 साल हुकूमत आपने करनी है या अगले 6 माह में या 3 माह में आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो आपके लिए सूटेबल ये है। अब ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज है कि आपने फैसला क्या करना है। लॉन्ग टर्म इंतखाबात की तरफ जाना है या शॉर्ट टर्म इंतखाबात आपने करवाना है। उसके बाद जो 2 चैलेंजेस मैंने बड़े बड़े बताए हैं, ये ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब को 8 घंटे या 6 घंटे की नींद पूरी नहीं करने देंगे। तो ये एक मेरा मुख्तसर सा तज्जिया था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं। और मज़ीद भी जो सियासी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपसे जो है वो शेयर करता रहूँगा। और चूंकि काफ़ी अरसे बाद ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैं शेयर कर रहा हूँ दी आर्गूमेंट चैनल पे, और ग़ालिबन पहली ही वीडियो है जो इस चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जैसे जैसे मज़ीद चीज़ें डेवलप होंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि एक फेयर एनालिसिस आपके सामने रख सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।